नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। दोस्तों, आजकल एक इंटरव्यू जो बहुत ट्रेंडिंग में है, आप भी सुने होंगे। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का कल इंडिया टीवी पे जो साक्षात्कार था, जिसका रात्रिकालीन प्रसारण हो रहा था, उसे देखने के पश्चात हमें कुछ ऐसा दिमाग में आया कि हमें यह आवश्यक लगा कि हम इस जानकारी को आपसे साझा करें। अतः आज का जो कार्यक्रम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनके व्यक्तित्व में जो छाप है, जो उनकी कार्यशैली है और जो उनकी अपने और अपने देश के प्रति जो भावना है, हम सब के लिए निस्संदेह वो अनुकरणीय होना चाहिए। और यदि समय रहते, यद्यपि वो 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने अपने नेतृत्व की क्षमता से ढेर सारी चीज़ों का हमारे सामने पैमाना प्रस्तुत किया है, जिसे हम आप कभी विचार ही नहीं कर सकते थे। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को उन्होंने मात्र अपनी इच्छा शक्ति से एक झटके में उसको क्रियान्वित करके इतने बड़े देश में, इतने आबादी वाले देश में उन्होंने दिखा दिया, जो कि एक बहुत बड़ा वो चैलेंज था। किंतु उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया, उसे धरातल पर उतार करके भी सबके बीच में उन्होंने प्रस्तुत किया। निसंदेह ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है और जो प्रभावशाली कार्यशैली है, जो हम सबके प्रति अनुराग है, देश के प्रति जो भावना है, वो हमारे लिए और आपके लिए या हमारे आने वाले के लिए निस्संदेह अनुकरणीय है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आप साक्षात्कार कर रहे हैं जो कि असीम प्रतिभा के धनी हैं, जिनका तारीफ शब्दों में बयान करना मुश्किल है। किंतु यदि हम आप उनके रहते, उनके जीवन की जो छाप है, जो कार्यशैली है, यदि आजमा लें और बिल्कुल उनका अनुकरण करते हुए, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें जो कही वो बहुत ही सत्य है कि मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी एक व्यक्तित्व है, एक भाव है, एक भावना है। इसलिए अपने हितों के प्रति जागरूक होने का, अपने लिए कार्य करने का, अपने हिसाब से निर्णय लेने का नाम मोदी है। बिल्कुल सही है, इसी बात की हमें सख्त जरूरत है। और इतने आज़ादी के वर्षों में जितने बड़े बड़े कार्य नहीं हुए, उन्होंने सब एक झटके में अपने इस 10 साल के अंतराल में उन्होंने करके दिखाया। और हमें अपने उस जीवन से, जिससे कि हम रोजमर्रा की जरूरतें या फिर हमारे इलाज का खर्च हो या मकान हो, रोटी हो, ये सब जो बुनियादी जरूरतें थी, जिसे किसी ने आज तक हमको ऊपर उठाने की चेष्टा नहीं की, उन्होंने अपनी योजना में संकट के समय में भी ये ध्यान रखते हुए हमें उससे ऊपर उठाने का प्रयास किया, ताकि हम निश्चिंत होकर के सोच सकें और एक स्वतंत्र भावना जो है वो विकसित हो, बिना किसी दबाव के। इसलिए उन्होंने जो आधारभूत, जो बुनियादी आवश्यकता है, उसे संतुष्ट करने के लिए एक प्रभावशाली कार्य योजना, जैसे आवास, आयुष्मान कार्ड योजना और हर घर में सुलभ शौचालय योजना, हर घर जल से नल, ये सब तमाम ऐसी योजनाएं हैं दोस्तों, जिससे कि हम आज तक ये उससे वंचित थे। नारे तो हम सुन रहे थे और नारे सुनने के हम आदी हो गए थे, किंतु ये कभी भी हम लोग सोच नहीं सकते थे कोई ऐसा भी करिश्माई व्यक्तित्व आएगा जो कि एक झटके में हमारी सारी जो बुनियादी चीजें हैं सबको वो समान रूप से अवसर दे करके उसको मुहैया करा देगा। किंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये न सिर्फ अपने घोषणा पत्र में, वादों में या आश्वासन में रखा, उसे हकीकत में जमीनी धरातल पर उतार करके हमारे समक्ष प्रस्तुत भी किया। डिजिटल इंडिया भी इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है, जिसके माध्यम से उन्होंने एक
बहुत ही अच्छा एक संदर्भ जो साझा किया कि कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से उनको ये कहना पड़ा, विवश होकर कहना पड़ा कि यदि मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 85 पैसा जो पाइपलाइन में ही खत्म हो जाता, सिर्फ आप तक 15 पैसे पहुंचते हैं। समझिए क्या व्यवस्था उनकी रही होगी कि उन्होंने आम जनमानस तक ये खुला संदेश लाल किले की प्राचीर से उनको देना पड़ा। किंतु जो आवश्यक कदम था उससे हम लोग वंचित रहे काफी लंबे समय तक। किंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो सब करके दिखाया, और हम जो कि मोबाइल के उतने अभ्यस्त नहीं थे, ज्यादा हम लोग की उसमें नहीं था, किंतु उन्होंने अपने इस 10 साल के पीरियड में हर ठेले पे, खूंचे पे, हर गली कूचे में उन्होंने ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है हमारा, उसको उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ये सिर्फ उनका संकल्प, हम सबके प्रति भावना और विश्वास, अपने कार्य के प्रति विश्वास, जिससे उन्होंने हम लोग के बीच में करके दिखाया। किंतु फिर भी यदि हम आप चुपचाप पड़े हुए हैं, अपना आंख बंद किए हुए हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा आपका नहीं हो सकता कि उस व्यक्तित्व का हम लोग इंतजार करें और हम लोग के जब बीच में है तो उसका समुचित फायदा न उठा के हम लोग चुपचाप बैठे रहें। ये बहुत ही आवश्यक है कि उस व्यक्तित्व को पहचाने, उसके निर्णय करने की क्षमता को पहचाने, कार्यशैली को पहचाने, और जो भी हमारे अंदर उसकी कमियां हैं उस तरह की कार्यशैली या पद्धति को लाने में हम उसे समझते हुए उससे दूर करें, ऊपर उठें और अपने कार्य को, अपने लोगों के कार्य को, अपने देश के हित को प्राथमिकता देते हुए अवसर का लाभ उठाना सीखें। आइए एक सुंदर प्रसंग आपसे साझा करते हैं जिसमें उनकी कार्यशैली, उनकी सोच, अपने देश के प्रति निष्ठा और भाव, ये सब एक साथ परिलक्षित होते हैं। तो आपके बीच में प्रस्तुत है वो प्रसंग। ये मूलभूत हमारी मुझे लगता है कि उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं। दूरी बनाना ये मानदंड था। मैंने आकर के इसको बदला, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे। डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आगे आता है। फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया, यार मैं रह गया, तो इधर वाला डी आता है। तो सब लोगों के अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए, और ग्लोबली कंपटीशन है हिंदुस्तान के निकट आने की। हमने विदेश विभाग ने पहले काम ऐसा किया कि दूरी बनाए रखो। क्यों? तो भाई हमारी चलेगी। आज मेरी स्थिति यह है, अब देखिए एक घटना मैं बताता हूं। मैं इजराइल जा रहा था तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं, मुझे एडवाइस करते थे कि साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना ही चाहिए। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल से अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस आऊंगा, मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं पैलेस्टाइन भी जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के सेकुलरिज्म की जो विकृतियां हैं मैं उसका शिकार नहीं होने वाला। और देश की आज़ादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, शान से कार्यक्रम किए, तब वापिस आया। 2-3 महीने के बाद मेरा पैलेस्टाइन का कार्यक्रम बना तो मैं सीधा पैलेस्टाइन गया। तो उस वहाँ पर जाते समय लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था, मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी। मैं जॉर्डन से जाने वाला था,
तो जॉर्डन के किंग जो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के किंग मोहम्मद पैगंबर साहब के डायरेक्ट वारिस है, उनको पता चला कि मैं ऐसे ही वहां से पास हो रहा हूं। उनका जी नहीं, मैं अपना कार्यक्रम बदल करके जॉर्डन वापस आऊंगा, आप मेरे यहाँ आइए, हम बैठेंगे और आपको हेलीकॉप्टर आपके देश से लाने की जरूरत है, मेरे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और पूरी यात्रा में मेरी व्यवस्था रहेगी। जॉर्डन के किंग एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले इजराइल जाके आया हुआ है। इतना ही नहीं, मैं जॉर्डन के किंग का हेलीकॉप्टर में जब जा रहा था पैलेस्टाइन, तो इजराइल के 6 विमान उनके एयरफोर्स के, वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे और मुझे, यानी जॉर्डन सम्मान दे रहा है, मुझे इजराइल सम्मान दे, और मैं जा रहा था पैलेस्टाइन, वो इजराइल को मालूम था, फिर भी वो मेरा सम्मान कर रहे थे। जब मैं मेरा कहता हूं, मैंने मोदी की बात नहीं करता हूं, मेरे देश की बात कर रहा हूं। और जब पैलेस्टाइन गया तो उतना ही सम्मान दिया गया मुझे पैलेस्टाइन में जितना कि इजराइल में। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, और मैं बताता हूं सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। आपने देखा होगा कल अफगानिस्तान के तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होते होते बच गया है। ऐसी संकट की घड़ी में भी ये दुर्भाग्य है कि वहाँ के राष्ट्रपति जी, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको हमें खोना पड़ा। और मिस्टर रईस जो जिनका अभी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उनकी पत्नी भी हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ उसका बहुत अच्छा निकट संबंध है, यानी जीवन संबंध है। तो मेरे एक प्रकार से अच्छे घरेलू इन लोगों से संबंध है, तो एक अच्छे साथी को मैंने खोया, इसका दुख भी है। लेकिन उनके मृत्यु के कुछ ही समय पहले हमने चाबहार का एग्रीमेंट किया। मैं मानता हूं कि सेंट्रल एशिया में, लेकिन दुनिया ने, किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और दुनिया में, अच्छा मेरी एक बात साफ होती है, मेरे देश की नीतियां किसी तीसरे के संदर्भ में मैं नहीं करता हूं। मेरी अपनी देश की आवश्यकता है, मेरी देश की प्रायोरिटी है, उसी के हिसाब से चलूंगा। वैसा ही प्रॉब्लम है कोरिया और जापान का। ज्यादातर नेता जाएंगे तो कोरिया जाएंगे, जापान जाएंगे, जापान जाएंगे, कोरिया जाएंगे, क्लब करते हैं। उनका कहना ये हमारा इंसल्ट है, आप अकेले क्यों हमारे साथ हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं। मैं कोरिया अकेला गया, बाकी 10 जगह पर जापान नहीं गया। जब जापान गया तो कोरिया नहीं गया। उनको मैसेज जाता है, हाँ यार ये इंसान को समझ है। तो मैं, दुनिया जो खींची रहती है और बड़ी बारीकी से इन चीजों का मैं अध्ययन करता हूं,